जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे विगत वर्षों में बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। आज का टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, जो आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। तो इससे आज हम लोग 30 प्रश्न करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में से निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन देख सकते हैं। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता या धैर्य और दृढ़ता। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि धैर्य और दृढ़ता यदि आपके पास है तो आप ज्ञान अर्जित कर लीजिएगा, ठीक है, और उस ज्ञान का आप लोगों के पास पहुंचा भी सकते हैं। चलिए आगे देख चलिए। अगला, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। देख सकते हैं सीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है आपका ऑप्शन ए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो ये संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, जितने प्रश्नों का आप प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना ही ज़्यादा आप में निखार आएगा। इसलिए लक्स और लाइबो साबुन को छोड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाते जाइए। चलिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? देखिए, आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है, आप बताइए हमको। ऑप्शन है मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा समाजशास्त्र या सामाजिक दर्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षाओं में दोहराया जाता है ये सवाल। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित कौन सा नहीं करता है? इसका आंसर शुरू वाला ही होगा। ये देखिए, सीटेट 2011 पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। ठीक हो, तो ये देखो, ये आपका है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। चलिए, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी जेटेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैंने सीटेट निकाल लिया है, ठीक है, 2019 में ही पहली बार दिया था, पहली बार ही मैं ही निकाल लिया था। तो याद रखिए कि एक सीटेट निकाला हुआ या सीटेट में जो एक बार पास कर गया है, ठीक है, उसके पास टेट के सारे प्रश्नों का अनुभव होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। जैसे ही परीक्षा नजदीक आएगी आपको एक एक दिन में 4 से 5 घंटे का वीडियो मिलेगा सीडीपी पर, ठीक है। और एक छात्र ही दूसरे छात्र के दर्द को समझ सकता है। तो मैं भी तैयारी कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, गरीब का भला हो जाएगा। अगला है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। आप सब देख सकते हैं, ये सीटेट होता है। सीटेट 2011 पेपर 2 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विकास की दर, विकास की दर। चलिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है किसमें? बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम श्रेणियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होता है। ठीक है, जैसे मुझ में और आप में बहुत सारा अंतर होगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, विद्यार्थियों की, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, तो बड़ा ही रहने देता हूं क्योंकि आंसर तो सामने है। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो देखिए, किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस तरह का सवाल पूछता है और इसमें आप उलझ जाइएगा। तो चलिए चारों ऑप्शन देखेंगे, इसके स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो देखिए, इसमें किसी विचार को दोहराना तथा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, ये प्रयोग करना है। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, ये भी आपका प्रयोग करना है। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, ये भी प्रयोग करना है। लेकिन दबाव, ठीक है, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना, क्योंकि दबाव का सीडीपी में कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। ठीक है, इसका स्थान अब नरक में होगा। चलिए आगे चलिए। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? देख सकते हैं, आरटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया सवाल है और आपका इस सिलेबस से सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं इसकी अवधारणा से। ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं है? तो आप देख सकते हैं, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, एकदम सत्य है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ये भी सत्य है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी सत्य है। और शिक्षण अन्वेषण है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। 11 नंबर में चलिए, 11 नंबर की गाड़ी पकड़िए। हाँ चलिए, 1 और 1 11। विद्यार्थी है ना, विद्यालय नहीं है, लगता है 70 साल उम्र हो गया मेरा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो देखिए, इसलिए उचित है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। शारीरिक रूप से सशक्त तो बनेगा ही, लेकिन सहयोग एवं शारीरिक संतुलन, यही आंसर मारिएगा। समय तो बिता नहीं सकते, शिक्षक के लिए काम आसान नहीं होना चाहिए। उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, लेकिन उसके साथ एक सहयोग भी मिलेगा, सब एक साथ मिलजुल कर रहना सीखेंगे। चलिए, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो देखिए, आपको बोल रहा है कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, सॉरी इनमें से सभी है ना, बोला ना 70 साल उम्र हो गया मेरा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? आप यहां देख सकते हैं, यूपी टेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा फ्रोबेल ने। ठीक है, फ्रोबेल ने। आज रखिएगा, खेल पद्धति का भी प्रतिपादन फ्रोबेल ने ही किया था। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला भैया पगला। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगर उनको विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का ज्ञान नहीं है, तो उन्हें अध्ययनशील होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप उन्हें क्या कहिएगा? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य कीजिएगा नहीं। सीडीपी में बाध्य का कोई स्थान नहीं है। बाध्य इज नॉट इक्वल टू सीडीपी। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए नहीं, विद्यार्थी को आप कक्षा छोड़ने के लिए नहीं कह सकते हैं। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप ये भी नहीं कर सकते। चेतावनी तो दे ही नहीं सकते हैं। बस आप क्या कर सकते हैं, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, ये होगा आंसर। चलिए, शिक्षा का सत्तावादी है ना,
शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? तो सत्तावादी मतलब केवल उसमें सत्ता ही, अपना सत्ता समझ के रखता है, तो वो शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, वो राजा की तरह राजतंत्र जैसा नियम लागू करता है। वो छात्र छात्र केंद्रित यानी लोकतंत्र वाला नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर शिक्षक केंद्रित है तो राजतंत्र वाला हो जाएगा, अगर छात्र केंद्रित है तो लोकतंत्र वाला हो जाएगा। चलिए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी? एकदम आसान है। सबसे पहले तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी आपको होना चाहिए। बालक के मन की बातें, बालक की जो चाह है उनको समझना चाहिए। यूपी टेट 2011 पेपर 2 में पूछा गया था। चलिए, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? पकड़ के ठोक दीजिएगा क्या? नहीं, ठोकना नहीं है, ठोकना नहीं है। आपको क्या करना है? उनको कहिए, बाबू ये परीक्षा अभी मैं कक्षा जब खत्म हो जाएगी तो कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर दे देंगे। दंडित तो नहीं करना है, अनुमति तो असंबद्ध प्रश्न पूछने ये तो आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए, बुनियादी स्तर का मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों? बुनियादी स्तर का मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर क्यों है? एकदम इजी है, इसलिए क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूं। नेक्स्ट है, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। देखिए, रुचियों के चरित्र के सीखने के उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा ही होगा। ठीक है, देखिए सीजी टेट 2011 पेपर 2 में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ टेट में। चलिए अगला देखिए, अगला भाई पगला। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। चलिए बाबा आगे देखिए, थोड़ा छोटा कर देता हूं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वो डैश से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? तो वो प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। अगर इसका सिद्धांत आपको पढ़ना है तो एक बार कॉमेंट कर दीजिएगा, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, चलिए, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र का कान का पार फोड़ देना चाहिए? नहीं, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, परीक्षा की संख्या नहीं बढ़ाना है। चलिए, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? तो यह आपका विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। इससे वे खुद करके सीखते हैं, उन्हें करने से अनुभव होता है। वाह रे वाह, देख रहे हैं सवाल कैसा पूछा जाता है। एकदम देखने में आपको लगेगा कि यह वो 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा या 3 नंबर होगा या 4 नंबर होगा, लेकिन क्या आंसर निकल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? एकदम इजी है। प्रगतिशील शिक्षा जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। चलिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं? तो वो सीखते हैं आपका ऑप्शन ए, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, तो ये विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह विकास के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? तो ये आधार है आपका ऑप्शन ए। चलिए, जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका कौन सा है?
तो जल शुद्धि प्रकरण करने का सबसे उचित तरीका है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना जहाँ जल शुद्धि की जाती है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं इसका पार्ट 2 में आंसर दूंगा। ठीक है, आप पहले भी कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको पार्ट 2 में आंसर मिला दूंगा। तो वीडियो कैसे लगे बार कमेंट कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।